तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस चैप्टर में मैं आपको बेसिकली आज इस क्लास में ये तीन टॉपिक आपको कराऊंगा। आई विल टेल यू कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। दूसरी चीज हम रिलेशनशिप देखेंगे कि बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारी क्लास में बेसिकली ये तीन टॉपिक आज होंगे। अभी अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही ये चैप्टर नंबर 2 आप ऐसा मान सकते हैं कि 1 और 2 चैप्टर को कंबाइंडली हम एक यूनिट बोलते हैं, और उस यूनिट का नाम हमारे पास रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए स्टोरी कैसे चल रही है, पहले मैं आपको टिल नाउ स्टोरी बताता हूँ। क्लास 12th की फिजिक्स की स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो चीजें चल रही है कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ आपसे, तो हमने माना कि हमारे पास एक छोटा सा चार्ज है, और ये चार्ज किस पर है, एट रेस्ट पर है। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो हमें ये चीज पता लगी कि चार्ज क्या कर रहा है, एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हमने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि कैसे ये कैलकुलेशंस इसकी होती है। दूसरा काम हमने देखा कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इसका मतलब कोई अगर दूसरा चार्ज आएगा तो वो दूसरा चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, और इसी के अराउंड हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा, गॉस लॉ पढ़े कि कैसे किस चीजों को पे मतलब इन चीजों को यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट ये दोनों टर्म्स जो हमारे पास थी ये वेक्टर टर्म्स थी, ये दोनों टर्म्स हमारे पास वेक्टर टर्म्स थी, और इनको हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स था, टिल नाउ अब तक हमने यही काम किया है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 में, तो अब भी हमारे पास जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, यूनिट 1 की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक की। हमारे पास फिजिक्स में जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज डिवाइडेड है, और इसमें हम सबसे पहली यूनिट अगर बात करें क्लास 12th की फिजिक्स की, तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास चार्ज तो जिस पे किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, और चार्ज रेस्ट पे है। फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास चीज आ रही है। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, हमें इस चैप्टर में एक मैं चीज आपको कराऊंगा। भाई, हम यहाँ पर करेंगे इस चैप्टर में तीसरी चीज, हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ऐसा मान सकते हैं कि इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मतलब क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? क्लास में आते हो तो मैं ये कहता हूं कि आपको अपनी जो प्रेजेंस है वो कम से कम बतानी चाहिए कि हाँ आप आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, तो यही चीज इंश्योरिटी करती है कि आप जो है वो सक्सेसफुल बने। अभी मैं नीरज चोपड़ा का एक इंटरव्यू देख रहा था। नीरज चोपड़ा, आप जानते हैं कि इस बार ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, और प्रीवियस अगर मैं कुछ ओलंपिक्स की अगर बात करूं तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो ऐसे बोल रहे थे कि यार मैं अब तक हार नहीं रहा था, मतलब कि स्टार्टिंग में हारता था, मतलब जब जेवलिन थ्रो उन्होंने सीखा होगा तब हारता था, बट अभी नहीं हार रहे थे। और मतलब आपको उस इंटरव्यू को जरूर देखना। मैं आपको कहूंगा, आपको एक एप्टीट्यूड पता लगेगा कि आपकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है जब आप चीजों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन जरूरी रहता है। अब चलिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और फोर्थ चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी के अराउंड जो चीजें हैं वो घूम रही होगी। हम एक कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज को स्टोर करना है। तो हम एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों जो है ये हमारे पास स्केलर टर्म है। तो चैप्टर 2 काफी आसान है, न्यूमेरिकल वाइज अगर मैं बात करूं तो काफी आसान हमारे पास रहेगा। जिस चैप्टर की हम स्टार्ट कर रहे हैं तो काफी इजी रहने वाला है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वेक्टर टर्म्स में आपको न्यूमेरिकली अगर किसी चीजों को हम ऐड करते थे तो हमें वहां पर क्या करना पड़ता था, हमें वहां पे वेक्टर सम करना पड़ता था। तो आई हैव टू बी मोर कॉशियस कि मैं यहाँ पर कैसे इन दो टर्म्स को ऐड करूंगा, एज कंपेयर जब मैं स्केलर क्वांटिटीज को यूज करूंगा तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो ये इससे अच्छी चीज और क्या हमारे सामने होगी। आइए बढ़ते हैं आगे,
और समझते हैं कि सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे समझेंगे वो उस टर्म को समझेंगे जिस टर्म को हम काफी सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल मैं ये मानता हूं कि मेरे सामने जो बच्चे आते हैं उनको ये टर्म अभी भी क्लियर नहीं होती है। फिर जब मेरी क्लास अटेंड करते हैं उसके बाद उसको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आती है। इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आज ही इस क्लास में इस 5 मिनट के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। और मैं ये कहता हूं कि अपने स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम्स कि आप जब भी चीजें पढ़ें तो आप पॉइंट वाइज चीजें याद करके रखिए, और मैं आपको पॉइंट वाइज ही बताता हूं कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरीके से मैं बोलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जो डिपेंड करती है पोजीशन पे। तो मैं इसको कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जो डिपेंड करती है अपॉन पोजीशन। डिपेंड अपॉन पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड करती है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं तो मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, कभी भी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस ऑल्सो, इट डिपेंड अपॉन रेफरेंस एस वेल। की रेफरेंस हमने क्या लिया है, जब किसी लोकेशन को हम बता रहे हैं तो हमारे लिए रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई मैं यहां पर खड़े होकर अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आप बताइए कि लाहौर कितनी दूर है, लाहौर पाकिस्तान वाला लाहौर कितनी दूर है, तो ये आप कहेंगे कि सर कहां से पूछ रहे हैं आप अगर पंजाब में खड़े होकर पूछ रहे हैं तो लाहौर पास में है, अगर आप दिल्ली में खड़े होकर पूछ रहे हैं तो थोड़ी दूर है, आप अगर बिहार में खड़े होकर पूछ रहे हैं तो फिर हमारे पास और भी दूर है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब तक हम रेफरेंस नहीं बताएंगे तब तक इस पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि रेफरेंस बताओगे तभी काम होगा। तो एक चीज आपके दिमाग में रहनी हमेशा जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालते हैं तो उसका मतलब कि वहां से हम कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके चल रहे हैं, और उस रेफरेंस से हम देखते हैं कि अच्छा ये इस रेफरेंस से कितनी दूर है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक और टर्म से समझिए, जब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। भाई आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं ये कहता हूं कि जब बच्चा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करता है तो उसकी एक पोटेंशियल होती है। वो पोटेंशियल अगर आपके अंदर है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ही क्या कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो वो जो पोटेंशियल आपकी है वो आपको गेन करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपकी वो पोटेंशियल हो गई। अब आपकी अभी जो पोटेंशियल है या अभी आपकी ऊपर भी हो सकती है पोटेंशियल, तो वो डिपेंड करती है ना कि हमारे पास जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है वो पोटेंशियल कितनी है। तो रेफरेंस पे चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी चीज, तो ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा, एक चीज और समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। दूसरी चीज हमारे पास होती है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड होती है। अरे सर ये कैसी बात हुई, इसका मतलब कोई दूसरी फोर्सेस के लिए हमारे पास ये एनर्जी डिफाइन नहीं होती? नहीं भाई, नहीं होती। बाकी किसी भी एनर्जीज के लिए हमारे पास डिफाइन नहीं होगी। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं जो आपको अपने दिमाग में रखने, और पोटेंशियल एनर्जी जनरली आपने उन्हीं फॉर्म्स में पढ़ी होगी। सबसे पहली चीज आपने एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपने ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्लास 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता था, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते थे, है ना, mgh लिख देते थे। बट अभी क्लास 11th में आप आए तो आपने देखा कि यार जी तो हमारे पास चेंज हो जाता है, mgh से काम नहीं चलेगा। फिर हम वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग से तरीके से निकालते थे। ठीक है, फिर क्लास 11th में आपने स्प्रिंग पर भी काम किया होगा, स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली होगी, स्प्रिंग भी हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स थी। और तीसरी चीज इस चैप्टर में हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, हम यूज करेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो मैं यूज करूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, और आगे चल के हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का भी। तो आपको अपने सिलेबस में ये ध्यान रखना है कि ये चार फोर्सेस ही जनरली यूज होगी जिसमें आप पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में बात कर रहे होगे। ठीक है, और तीसरी चीज हमारे लिए जो जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी में तीसरी चीज रहती है एक रीस्टोरिंग का, रीस्टोरिंग की टेंडेंसी रहती है इसमें। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर होगी
तो उसमें रीस्टोरिंग की टेंडेंसी होगी। अब ये रीस्टोरिंग की टेंडेंसी का मतलब क्या है? रीस्टोरिंग की टेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी, इफ, मैं ऐसे कह सकता हूं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज रिमूव, तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, ऑब्जेक्ट wants to go या wants to attain a neutral position। और आप ऐसा कह सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन का मतलब कि जीरो पोटेंशियल, जहां से भी आपने रेफरेंस कंसीडर किया था, या लोअर पोटेंशियल। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा जरूरी है, और इस पॉइंट से काफी लोग ये समझ जाते हैं कि अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ रही होगी। देखिए, आप कोई भी फोर्स लीजिए, यहाँ पे किसी भी फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं, तो अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, हाइट दी। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं भाई, मैंने लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ले ली। इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली मैंने क्या करी, एक हाइट प्रोवाइड कर दी। मैं एक्सटर्नल फोर्स, अपने हाथ की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। जैसे ही मैं ये हाथ की एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दूंगा, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे आने लग गई, यानी कि ये अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर रही है। एक रीस्टोरिंग टेंडेंसी इसके अंदर है। फिर अगर आप मान लीजिए कि स्प्रिंग हमारे पास होता, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के लिए भी हमारे पास कुछ चीज है क्या? स्प्रिंग के लिए नहीं है, स्प्रिंग रखी हुई है, बट वो स्प्रिंग अंदर रखी हुई है। आप स्प्रिंग के लिए भी ऐसे मान सकते हैं भाई, स्प्रिंग बहुत जगह यूज होती है। कई बार आप सोचते हैं, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये क्या पढ़े जा रहे हैं यार, सर कहीं यूज नहीं होती। अरे भाई, बहुत जगह यूज होती है स्प्रिंग। आपके पेन में यूज हो रही है स्प्रिंग। आप कहेंगे सर मैं पेन वाला, स्प्रिंग वाला पेन यूज नहीं करता। मैंने कहा ठीक है भाई। भाई, साइकिल में आपके पास जो गद्दी होती है, उसमें स्प्रिंग लगाते हैं कि नहीं लगाते? जो शॉक एब्जॉर्वर्स होते हैं, जो शॉकर्स वाली साइकिल रहती है, उसमें भी स्प्रिंग वाला सिस्टम ही तो रहता है। फिर आपके अगर जो गेट्स रहते हैं, है ना, कई बार ऑटोमेटिक गेट्स हमें बनाने होते हैं कि ऐसे हमने गेट खोला और वो दोबारा से बंद हो जाए, उसमें स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कहीं भी हमें रीस्टोरिंग फोर्स लगानी हो, गाड़ी का जो गियर रहता है, जैसे गाड़ी के अगर हम बात करें, उसमें एक्सेलेरेटर अगर आप दबाते हैं, एक्सेलेरेटर दबाते हैं, वो वापस आता है। वापस कैसे आ रहा है? स्प्रिंग है तभी आ रहा है। तो बहुत जगह क्या होती है, हमारे पास स्प्रिंग का यूज होता है, और वहां पे क्या रहती है, हमारे पास एक रीस्टोरिंग टेंडेंसी होती है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अरे, क्लियरिटी है इस चीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। अभी हम बात कर रहे थे एनर्जी के बारे में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया। पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर उससे पहले हम क्या है, एक बार समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। तो पोटेंशियल का मतलब हमारे पास ये है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। पोटेंशियल का मतलब हमारे पास ये है कि आप एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को आप फ्रॉम इंफिनिटी, एक कूलम चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हम एक रेफरेंस वैल्यू लेके रखते हैं। इंफिनिटी पर हम एक रेफरेंस लेके रखते हैं कि यहां पर पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। यहां पर हमारे पास पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है। तो इन्फिनिटी से अगर आप एक 1 कूलम चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो कितना वर्क लगा, डेट इज पोटेंशियल। दोबारा सुनेंगे। पोटेंशियल के लिए अगर आप, मैंने माना कि हमारे पास इन्फिनिटी से, ठीक है, यहां पे मैंने मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। तो अगर इन्फिनिटी से मैं एक कूलम चार्ज लेके आया और मैंने इसके सामने रख दिया, अब ये काम करने के लिए मुझे कितना वर्क लगा होगा, ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल बेसिकली डिफाइन होती है कि अगर ये मेरे पास पी पॉइंट है, तो पोटेंशियल एट पी मैं ऐसे लिख सकता हूं
इज इक्वल्स टू वर्क डन कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट, मैं इतना बड़ा ना लिख के, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज हमारे पास क्या है, चार्ज को आप मान के चलेंगे कि 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये मतलब होता है, क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब पोटेंशियल की हमें बात करनी है कि पोटेंशियल हमारे पास कैसे निकलेगा। अब ये जो वर्क डन हमारे पास है, ठीक है, ये जो वर्क डन हमारे पास है, ये आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर मैं ये मान के चलूं कि हमारे पास यही क्या होता है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपके पास जो है एक एक्स्ट्रा। देखिए मैं सिर्फ डेफिनेशन, अगर मुझे सिर्फ फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं उससे समझिए। मैं इसे लिख सकता हूं फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये आपके पास चार्ज क्या हुआ, ये तो 1 कूलम हो ही गया, तो इसकी बात तो खत्म हो गई है। फोर्स आपके पास क्या होती है, फोर्स आपके पास रहती है के क्यू क्यू, मतलब मेरे पास दूसरा चार्ज जो है 1 कूलम है, मैंने बोला के क्यू 1 कूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर आपके पास है इनटू आर आपके पास है, ये आर आर से कट हो गया, यानी कि पोटेंशियल आपके पास आएगी के क्यू बाय आर। ये बिल्कुल देसी जुगाड़ से मैंने क्या करा, इसका वैल्यू निकाल दी बिल्कुल देसी जुगाड़ से, कि पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा। बाकी डेरिवेशन से भी हमारे पास रहती है कि इंटीग्रेशन का भी मैं यूज कर सकता हूं, बट नॉर्मली आप समझिए कि पोटेंशियल अगर हम निकाल रहे हैं इट्स सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिर्फ सोर्स चार्ज यहां पर आपके पास है, देख रहे हैं, सिर्फ ओनली सोर्स चार्ज यहां पर है, और आर डिस्टेंस जो है, बस आप यहां पर देखिए कि आर स्क्वायर वगैरह नहीं आ रहा आपके पास, सिर्फ आर आ रही है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो जो आपके पास वोल्टेज की रहती है ना, वही है वोल्ट्स हमारे पास। तो वोल्टेज की रहती थी ना, ऐसे ही है हमारे पास वोल्टेज की मतलब यूनिट है। और वोल्ट के अलावा हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी मैं आते हुए चलते हुए बताऊंगा, V इज इक्वल्स टू ई डी हमारे पास रहता है, तो न्यूटन पर कूलम होता है, तो न्यूटन मीटर पर कूलम भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम। अच्छा मैं ये यूनिट्स पर इतना फोकस क्यों करता हूँ, मैं इतना यूनिट्स पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यूनिट्स के ऊपर भी ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यूनिट्स आपको बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान रखना है। तो एक सिंपल सी पोटेंशियल हमारे पास है। अच्छा वाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, एक नोट भी आप यहाँ पे लिखिए, वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, while solving numericals consider sign of charges in case of potential। तो पोटेंशियल जब भी आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको साइन ऑफ चार्जेस जो है वो लेके चलने हैं, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। क्या ये बात समझ गए? तो आप स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, आप इसको जरूर 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 ध्यान रखेंगे, और सिंपली आपके पास ऐड हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपली आपके पास क्या होती है, ऐड हो जाती है। एक क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके पास है, और ये मैंने HC वर्मा बुक से लिया है, काफी मतलब आपको बेसिक पता लगेगा कि कैसे यूज करना है, तो बिल्कुल रहम नहीं करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, आपको सीधा पहुंचाएंगे जिस लेवल पे हमें पहुंचना है। दे रखा है दो चार्जेस आपके पास हैं, दो चार्जेस हैं यहाँ पर हमारे पास, दे रखा है 10 माइक्रोकूलम और आपको प्लस 20 माइक्रोकूलम, सेम चार्जेस है। बोल रहा है कि सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पेयर ऑफ मिड पेयर एट द मिडल पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, हमारे पास ध्यान से देखना, ये दोनों चार्जेस हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये आपके पास Q1 10 माइक्रोकूलम, और ये आपके पास Q2 20 माइक्रोकूलम, प्लस में ही है। अच्छा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होता ना बीच में, तो मेरा तरीका कुछ और रहता, और पोटेंशियल में तरीका कुछ और है। सेंटीमीटर में मैं कभी कुछ चीज लिखता नहीं हूँ, 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर हमारे पास है,
आप ध्यान रखिए कि फिजिक्स में आपको मनोज कुमार सर को फॉलो करना है, यानी MKS यूनिट। लेंथ रहेगी मीटर में, वेट रहेगा केजी में और टाइम रहेगा सेकंड में। क्या ये बात समझे? ये आपके पास रहना चाहिए। अच्छा, मैंने ये चीज लिख दी यहाँ पे, R लिख दिया, Q1 Q2 लिख दिया, मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें आ गई। मुझे जो पोटेंशियल निकालनी है, पोटेंशियल हमें निकालनी है बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर, ये मैंने O पॉइंट माना। अब इसकी वजह से एक पोटेंशियल आएगी, वही रिन वाली अप्रोच है। हमारी अप्रोच एक ही है, रिन। आई होप मैंने आपको जो चीज सिखाई थी पिछले वाले चैप्टर में वो आपको पता हो, कि हम यहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है इंडिविजुअल इंडिविजुअल की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से देखेंगे। तो मैंने कहा कि इसकी वजह से एक पोटेंशियल आएगी और इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल मेरे पास आएगी। अच्छा, एक पोटेंशियल जो V1 की वजह से आएगी वो पॉजिटिव, V2 की वजह से जो पोटेंशियल आई वो भी पॉजिटिव। यानी कि अल्टीमेटली वी नेट जो मेरे पास आएगा उसको सिंपली हमें ऐड करना है, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? फॉर्मूला आपके पास KQ1 डिवाइड बाय R1, आप ऐसा लिख सकते हैं KQ2 डिवाइड बाय R2। R और R आपके पास सेम है, बहुत ही सिंपल सा आपके पास हो जाएगा। अगर ये दोनों हमारे पास, हम जानते हैं कि R और R, मतलब ये हमारे पास इस तरीके से जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा। वी नेट की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास दोनों सेम ही है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि K बाय R Q1 प्लस Q2, है ना, सिंस R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R, मैंने मान लिया। देखिए, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी है अब तक, सिर्फ ये जो चीजें हैं ये चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी अभी धीरे धीरे, मैं इसलिए करवा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ही तुरंत फिट बैठ जाएगी आपके, मैं आपको ये भी बता दूं। पर स्टार्टिंग में जो है आपको चीजें स्टेप सीखनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल एक ही एग्जांपल बार बार देता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ, मान लीजिए कि आपको कुकिंग सीखनी है। कुकिंग सीखते वक्त आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई अगर सब्जी वगैरह बना रहे हैं आप, तो आपको वो एक जो रहती है ना रेसिपी, तो रेसिपी आपको मिलती है कि आप फिर उसी उसी रेसिपी को फॉलो करते हो। उसके बाद वो आपकी मर्जी है, हाँ, आप अपनी मर्जी से यार ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, कुछ भी करने लग जाते हैं। बट वो काम आप बाद में करते हैं, पहले नहीं करते। ऐसे ही आपके पास जब आप चीजें पढ़ रहे हैं, पहले सीखिए उस चीजों को, जब बेहतरीन तरीके से आ जाए फिर अपने तरीके आजमाइए। तो ये जो तरीके हैं ये दिमाग से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने तो इसको टाइम टेस्टेड है कि कैसे बच्चे की स्पीड भी बढ़ाई जाए और उसके सोचने की प्रक्रिया को भी बढ़ाया जाए। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इतनी काम आप खुद ही सोच के फिर वैल्यूज रखेंगे, काफी जल्दी आंसर निकल जाएगा। वो 2 है ना, 2 सेंटीमीटर, हाँ, 2 × 10⁻²। और चार्जेस को हमें ऐड करना था, तो ऐड करके आप डायरेक्टली लिख दीजिए। 10 और 20 था तो मैंने 30 माइक्रोकुलम इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, और इसको कट करना है हमें, इसको कट करिए 15, ये ऊपर चला जाएगा -4, 15 × 9, 15 × 9 के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक हटा देता हूँ, मेरे पास 135 आ जाएगा, है ना। देख रहे हैं भाई, हीरो हमारी, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक चीज, हम यहाँ पर ये जो R है, इस R को तो लेना ही नहीं था हमें। हमें जो R है ये तो 1 ही लेना था, ये भी तो है भाई। जो R है, आप में से कोई बोला ही नहीं। हमारे पास ये जो R है, यहाँ से मैं लूंगा तो ये मेरे पास क्या रहेगा, इसको मैं X लिख देता हूँ। R ना लिख के इसको X लिख देता हूँ कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू X। यहाँ से लेकर यहाँ तक X है आपके पास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक X है। तो ये X कितना है? X तो हमारे पास R/2 है ना, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर मतलब क्या, ये। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बस कुछ भी करना ही नहीं है हमें। 9 × 3 = 27, 27 0, 10⁻9, माइनस ये ऊपर की तरफ आ जाएगा तो -4। ठीक है, 5 और एक 6, 6 लिख दो, 27 × 10⁻6, ये आपके पास आएगा। अच्छा, आंसर किस में आएगा? वोल्ट में। क्या बात समझे? क्या ये बात क्लियर हुई भाई बिटवा? क्या ये बात क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। ठीक है, आया भाई समझ में? आ गया स्वाद? विनय कुमार यादव,
विशाल कुमार यादव, सर टाइम क्या है विशाल कुमार यादव जी? विशाल, टाइम हमारे पास है 5:15 से स्टार्ट होती है क्लास, 5:15 से स्टार्ट होती है और 5:15 से 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे क्लास रहती है। अभी ये वाली चीज समझ में आ गई तुम्हें तो बताइए, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये हमारे पास जेई मेंस का पीवाईक्यू है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और मैं देखिए नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये कहता हूं कि आप ये जो है ना जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस के, जब आपके टीचर्स करवा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करिए, बिकॉज वो क्वेश्चंस इसलिए है ताकि आपके जो लेवल है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि आपको दूसरे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगे। ठीक है, देखिए समझिए, बिल्कुल अप्रोच हमारे पास वही रहेगी जो पहले थी। हमसे बोला है कि एक चार्ज क्यू है, उसको यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर अ लॉन्ग रोड ए बी। तो ए बी पर हमने क्या किया, इस तरीके से चार्जेस लेके आ गए एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ लाइंग एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड ए से पूछ रहा है कि आपके पास क्या हो जाएगा, कितना, मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास पोटेंशियल आएगी, कितनी पोटेंशियल हमारे पास आएगी ओ पर। जब हमने क्या किया, ये जो रॉड हमारे पास थी, इस रॉड पर आपने चार्ज क्यू को लगा रखा है। ठीक है, इस रोड पर चार्ज क्यू आपके पास है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत बार आएंगे जब आपके पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उस चीज को भी समझिए। ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है कभी भी, अगर आपके पास कभी भी बड़ी सी चीज आ जाए, ध्यान से रखना, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, उस बड़ी प्रॉब्लम में से एक छोटी सी चीज ढूंढ लेनी है जिसको आप सही से कर पाएंगे, छोटी सी चीज। और आपको दिख रहा है उस छोटी छोटी चीजों से ही तो पूरी चीज बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे पूरे के पूरे चार्ज को लेके एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूँ, छोटी सी एक स्ट्रिप मैंने ले ली और मैंने बोला भाई मैं तो इसी स्ट्रिप के बारे में ही बात करूंगा। ये स्ट्रिप जो मैंने ली है ये मान लीजिए कि डी एक्स लेंथ की है, ये स्ट्रिप डी एक्स लेंथ की है और इस पे डी क्यू चार्ज है, और यहां से आप मान लीजिए कि ये डिस्टेंस एक्स दूर है। तो पोटेंशियल एट ओ हमारे पास वही है, छोटा छोटा काम हम कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास चार्ज कितना है, भाई डी क्यू चार्ज है। आपको क्या दिक्कत की डी क्यू चार्ज हो, तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास हो जाएगा के डी क्यू बाय एक्स, और छोटे चार्ज की वजह से पोटेंशियल है तो मैंने कह दिया जी छोटी पोटेंशियल है। अबे डी हम क्यों लिखते हैं छोटी की चीज के लिए, तो मैंने कहा छोटा चार्ज है तो छोटी पोटेंशियल है, मेरे पास फॉर्मूला वही है के क्यू बाय आर। बट अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे होंगे, कहां से कहां तक होंगे भाई, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक है, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे v निकालना है तो मुझे अल्टीमेटली इस dv को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और इस dv को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, देखिए ये मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है, ध्यान से सुनना, मेरे लिए ये वाला रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट यहां से हो रहा है, स्टार्ट ये एल से है, और एंड कहां पर हो रहा है, एंड 2l पर हो रहा है। यानी कि आपको लेके चलना है एल से 2l, आपको लेके चलना है एल से 2l, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाय एक्स। कितना सिंपल सा है, के डी क्यू डिवाइड बाय एक्स। क्या बात समझ में आई? अरे जल्दी बोलिए भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब डी क्यू निकालना है, हमें डी क्यू निकालना है। डी क्यू को देखिए कैसे निकलेगा, अगर मैंने कहा कि मेरे पास चार्ज और लेंथ में हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, मैंने कहा चार्ज अगर क्यू है, लेंथ मेरे पास एल थी। अगर मैंने बोला चार्ज मेरे पास 1 यूनिट है तो लेंथ मेरे पास एल बाई क्यू थी। मैंने बोला चार्ज मेरे पास डी क्यू है तो आप कहेंगे एल बाई क्यू डी क्यू होगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जल्दी बताइए, बोलेंगे भाई? अरे बता दो भाई, बोलेंगे ना कि हमारे पास ये होगा। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे सर एक काम हो रहा है कि मतलब ये जो डी क्यू लिखा हुआ है, डी क्यू जो लिखा हुआ है ये एल, मतलब क्यू लेंथ के लिए हमने लिख दिया कि क्यू लेंथ के लिए हमारे पास है। बेसिकली मुझे यहाँ पर जो इस तरीके से ना निकाल के, अगर हम ऐसे निकालें उल्टा करके,
लेंथ वाइज अगर निकालें तो वो ज्यादा बेटर है कि एल लेंथ हमारे पास थी, तो एल लेंथ में कितना चार्ज आ रहा था, क्यू चार्ज आ रहा था, मतलब लेंथ एल में हमारे पास क्यू चार्ज था। मैं अगर बोलूं 1 यूनिट हमारे पास रहती तो क्यू बाई एल होता। अगर डी एक्स लेंथ हमारे पास है, तो मैंने छोटी सी लेंथ ली है, तो उसमें कितना होगा, उसमें आपके पास होगा क्यू बाई एल डी एक्स, और यही कितना होगा, यही डी क्यू होगा। ये एक्चुअली क्यों है, देखो आप वहां से भी करते, बट मैं यहां पे देख रहा हूं कि मैंने जो लिमिट्स पुट करी है, आप देखिए ये जो लिमिट्स है हमारे पास, ये लिमिट्स किसकी है, ये लिमिट्स लेंथ की है ना, ये लिमिट्स किसकी आपने पुट करी है, ये लिमिट्स पुट करी है आपने लेंथ की। और आपके पास यहाँ पे डी क्यू किसका है, ये तो चार्ज का है। तो बेसिकली इस चार्ज वाले को मुझे हटाना है। तो इस चार्ज वाले को हम कैसे हटा सकते हैं, ऐसे हटाएंगे कि क्यू एल बाई ये क्यू क्यू, मतलब मैं ये जो यहाँ पे निकाला मैंने डी क्यू का क्या निकाला है, क्यू बाई एल डी एक्स निकाला है, इसी को यूज करके हम निकालेंगे। तो अगर मैं अब यहाँ पे करूँ तो मैं वी को लिख सकता हूँ कि मेरे पास होगा एल टू एल और के, डी क्यू की जगह पर अब आप लिखेंगे क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स। ठीक है, ये आपके पास टर्म्स जो होंगी ये चेंज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? कैसे चेंज कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, हमारे पास के क्यू बाई आर रहता था, वही हमने लगाया है। ठीक है, और अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू, जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया करो, के क्यू बाई एल हमारे पास कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन आपके पास आ रहा है dx बाई एक्स का, कहां से कहां तक, l से 2l तक। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो ln होता है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, हमारे पास v इज इक्वल टू के क्यू बाई एल ln 2l माइनस 2l बाई एल। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा ln 2, बस आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, k की वैल्यू दे रखी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस काम खत्म। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या बात क्लियर है? कैसे निकाल रहे हैं, कैसे एलिमेंट निकाल रहे हैं, कैसे छोटे छोटे जो चीजें हैं उससे आप चीजों को निकाल सकते हैं। विशाल कुमार यादव राव साहब, क्या ये क्लियर है, कैसे निकाला? ठीक है, और विशाल कुमार ये शायद मुझे लग रहा है कि तुम 11th में हो, है ना? 11th में हो ना तुम, जो यूट्यूब पर आ रहा है। चलिए, अब अगर ये चीज समझ में आ गई, फिर यहीं से आगे बढ़ते हैं। इस सुविधा से आपको मैंने निकाल दिया है कैसे चीजों को निकालना है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का, इसको भी देखते हैं। अब देखो मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं पहले पढ़ाता हूँ आपको कि आपको बिल्कुल बेसिक कराया, फिर थोड़ा सा मुश्किल कराया, फिर थोड़ा सा आसान कराया। आपका दिमाग है ना चलता रहेगा, फिर आपको दिखेगा कि आसान क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैं आसान आसान करवा के फिर धीरे धीरे मुश्किल करूँ तो हमें बहुत टाइम लगता है। और बिल्कुल टाइम टेस्टेड मैंने चीज़ें ये करके, इतनी बार एक्सपेरिमेंट करके मैंने चीज़ें निकाली है कि कैसे पढ़ाया जाए बढ़िया तरीके से। आपको निकालनी है कैलकुलेट दी पोटेंशियल एट पॉइंट पी। किस चार्ज की वजह से, एक चार्ज आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर अवे, आपको पता है पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला सोचो सीधा के क्यू बाई आर। भाई सीधा आपको जो चीज पूछी है ना, आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फॉर्मूला सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, पहला फॉर्मूला आ रहा है। फिर देखिए उसमें कितने वेरिएबल्स यूज होते हैं, के तो कांस्टेंट है, क्यू और आर चाहिए, क्यू और आर आपको दे रखा है, तो फिर किस बात की टेंशन है। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। के की वैल्यू आपके पास होती है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू आपके पास होता है 4 इंटू 10⁻⁷, और आर की अगर बात करें तो आर आपके पास है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 इंटू 10⁻²। 9 और 9 कट हुआ, -2 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 7। और ये नहीं, ये ऊपर जाएगा 7 नहीं होगा ये ऊपर जाके 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये 11 आपके पास हो गया, 11 माइनस 7 आपको करना है, तो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 आपके पास आ गया, 4 इंटू 10⁻4 आ गया आपके पास, तो आपके पास ये आ गया 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट में। ये आपके पास आंसर हो गया। वोल्ट में वी लिख दो, अभी तो वी लिख देंगे। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, फिर आते हैं बी का। बी का देखिए, बी का क्या पूछा है, हेंस ऑब्टेन दी वर्क डन। आपसे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा आपके पास इन ब्रिंगिंग।
तो मैंने अभी बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो आप पोटेंशियल वर्क डन अगर निकालना चाहेंगे तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, वी क्यू होगा। अच्छा ध्यान रखना, ये जो क्यू है ये दूसरा क्यू है, तो इसको मैं स्मॉल क्यू से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने जो पोटेंशियल निकाली है उस पोटेंशियल को इस चार्ज से बस क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जो पोटेंशियल आपने निकाली है उसको इस चार्ज से बस क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो पोटेंशियल आपने निकाली 4 × 10⁻⁴, और आपके पास चार्ज है 2 × 10⁻⁹। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आएगा 8, और ये आपके पास आएगा 10⁻⁵, ठीक है। और हमसे वर्क की बात कर रहा है, तो वर्क की यूनिट आपके पास होती है जूल्स, आपके पास ये आ गया। बट इसके बाद भी आपसे चीजें पूछ रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। भाई आपने तो पहले ऊपर जब निकाला, तो आपने चार्ज को कंसीडर किया नहीं किया, तो चार्ज को मतलब पाथ को हमें कंसीडर करना ही नहीं होता, ठीक है। नो, हम यहां पे लिखेंगे नो, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू conservative forces do not depend upon path, work done due to conservative forces do not depend on path। No, work done due to conservative forces do not depend upon path। ठीक है, ये हमारे पास है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था, कितनी जल्दी हमने इसको कवर कर दिया, बहुत ही जल्दी कर दिया, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखें। अब हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप है ना उन चीजों को यूनिफाई करने की कोशिश करिए, उन चीजों को आप यूनिफाई करने की कोशिश करिए कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। टिल नाउ हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखिए, मैं साथ के साथ रिवाइज भी कराता रहूंगा। अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखो, तो आपने कहा ठीक है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। मैंने कहा पहले देखो पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकाला, तो आपने कहा सर पॉइंट चार्ज की वजह से हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो ये रहेगा KQ/R। यानी आपके पास एक क्यू है और R डिस्टेंस दूर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो आपके पास क्या रहेगी। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड चीज आपके पास ड्यू टू रोड, या मैं लाइन चार्ज बोल सकता हूँ, ड्यू टू रोड या फिर लाइन चार्ज की हम बात कर सकते हैं कि आपके पास कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपने अभी देखा, हमने एक क्वेश्चन किया कि अगर आपके पास ऐसे ये एक चार्ज क्यू है ना, और आपके पास ये लेंथ L है, और आपने यहाँ पे कहीं पर कोई भी पॉइंट P मान लिया, इस पे आप पोटेंशियल्स निकालना चाह रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन किया कि क्वेश्चन में किस तरीके से आप निकालते हैं, राइट। मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया ना कि क्वेश्चन में कैसे आप करेंगे। क्वेश्चन में आप यहाँ पे मान लेंगे कि आपके पास ये क्या है, यहाँ पे आप मान लेंगे कि ये छोटा सा चार्ज DQ है, छोटा सा चार्ज ये क्या है, DQ है। यहाँ पे लेंथ कितनी है, DX है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी आप ले लेंगे कि X है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे DV लिखेंगे कि DV आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा KDQ डिवाइडेड बाय KDV डिवाइडेड बाय X। और इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, जहाँ से मतलब यहाँ से आप ले लो कि ये अगर आपके पास R1 डिस्टेंस है, तो आपको डिस्टेंस ले लेना है R1 से R1 प्लस L तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर अगर मैं आपको कहूँ एक और काम मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास एक रिंग है, देखो रिंग बहुत बारी आती है एग्जाम में, अगर हमें रिंग दे दी तो रिंग का भी मैं ना डायरेक्टली लिख देता हूँ, रिंग का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि किस तरीके से आप रिंग के बीच में निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप रिंग की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है भाई, रिंग की वजह से अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, मैंने मान लिया कि मेरे पास जो चार्ज था R हमारे पास है, पॉजिटिव 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 मान लीजिए कि आपके चार्ज Q है, और ये चार्ज Q हमारे पास पूरा फैला हुआ है, ये चार्ज Q हमारे पास पूरा फैला हुआ है। मैंने ऐसे मान लिया कि चार्ज हमारे पास Q है
और ये चार्ज Q हमारे पास पूरा फैला हुआ है रिंग में, और आप x डिस्टेंस दूर यहाँ पे P पॉइंट है, और उस पे आपको क्या निकालना है, उस पे पोटेंशियल निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है भाई, आप ये देखिए कि आपके पास पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता है KQ/R। आपने देखा कि R तो हमेशा मतलब किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे यहां से यही तो R है, और ये R आपके पास कितना है, ये R आपके पास है √R² + x² आपके पास है। तो ये 90 डिग्री हमारे पास हो जाएगा ना यहाँ से, और ये आपके पास कितना रहेगा, √R² + x² रहेगा, हाइपोटेनस बन रहा है। और टोटल अगर मैं यहाँ से कहीं पे भी निकालूंगा तो आपके पास पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, यानी कि आप इंटीग्रेट अगर करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल यहाँ पर कितनी आएगी, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा KQ डिवाइड बाय √R² + x²। ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे रिंग की वजह से आपके पास बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, और अगर मैं सेंटर पे पूछ लूं, मतलब ये तो हमारे पास P पॉइंट पर है कि P पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है एट पॉइंट P की बात कर रहे हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप है ना इधर निकाल दीजिए, बीच में निकाल दीजिए, एट सेंटर निकाल दीजिए, कि एट सेंटर क्या होगा, तो एट सेंटर आपके पास जो पोटेंशियल रहेगी वो कितनी होगी, वो आपके पास होगी KQ डिवाइड बाय R। ये आपके पास रहेगी KQ डिवाइड बाय R। ठीक है, सिंपल। अरे यार गायब ही हो जाता है। चलिए, ये आपके पास रहेगी KQ/R। क्या बात समझ में आई? अब तक जो चीजें बता रहा हूं किस तरीके से सोचनी है, इस तरीके से सोचना अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आप आंसर्स को क्रैक कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं। बहुत ही जल्दी आप आंसर्स को क्रैक कर पाएंगे, आप इस चीज को समझिए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े भाई आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, जेई मेंस का ही क्वेश्चन लिया है। मैंने कहा ना कि एक पहले इजी करेंगे फिर हार्ड करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल सीक्वेंस कैसे बना के रख रहा हूँ। मैंने सबसे पहले मतलब आपको क्या करा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन की पोटेंशियल कराई, ये वाला क्वेश्चन करा दिया, बहुत इजी था। फिर थोड़ा सा मुश्किल लिया कि मैंने ऐसे लाइन चार्ज मेरे पास आएगा तो कैसे करेंगे, फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा हार्ड मतलब थोड़ा सा फिर आसान कर दिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लिया। फिर मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि आपको थोड़ा सा रिवाइज लगे कि हाँ अब तक क्या चीज़ें पढ़ी हैं। फिर हम इस पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या चीज़ दे रखी है, आपके पास सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर दी है कि हमारे पास क्या है, टू थिन, आपके पास बोला है कि आपके पास है टू थिन कोएक्सियल रिंग्स है आपके पास। ठीक है, हमारे पास है टू थिन कोएक्सियल रिंग्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिंग्स हैं उनका जो सेंटर रहेगा ना, आप उसको समझिए कि वो आपके पास क्या है, सेम है। मतलब इस तरीके से एक रिंग मेरे पास है और इधर भी मेरे पास एक रिंग है, तो ये दो रिंग हमारे पास है, और बीच में हमने मान लिया कि बीच में हमारे पास इस तरीके से एक ही सेंटर है। ठीक है, डायग्राम हमें दे नहीं रखा तो ये डायग्राम हम खुद ही बनाएंगे। इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, तो टू थिन कोएक्सियल रिंग्स ईच ऑफ रेडियस ए, तो दोनों का रेडियस हमारे पास क्या है, ए है, यानी कि इसका रेडियस भी हमारे पास ए है और दूसरे वाले का रेडियस भी हमारे पास ए। ठीक है, और एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, इसका भी ध्यान रखेंगे। इस पे मैंने मान लिया प्लस क्यू, इस पे मैंने मान लिया माइनस क्यू, एक ए और एक ए। आपसे पूछ रहा है रखा हुआ इन्हें, और डिस्टेंस हमारे पास इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एस है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आपके पास है वो एस है। ठीक है, आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ द रिंग कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर्स ऑफ रिंग का। जैसे ये मैंने पी पॉइंट मान लिया, पी मत लीजिए आप, एम ले लीजिए।
क्यू फिर हमारे पास आता है ना, पी और क्यू का एक हमारे पास रहता है। मैंने इसे एम लिया, इसको एन लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द रिंग आपको निकालना है, यानी कि पीएम मतलब वी एम हमारे पास रहेगा। टू फाइंड अगर मैं बात करूं, टू फाइंड आप ऐसा मान सकते हैं कि टू फाइंड में आपको एक तरीके से वी एम पर जो पोटेंशियल है माइनस जो वी एन पर पोटेंशियल है ये निकालना है। बस सिंपल सा ही है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर मुझे एम पर पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं, मेरे पास वही अप्रोच है, हमारी अप्रोच क्या है, अप्रोच हमारी, मैं अपनी अप्रोच को बिल्कुल चेंज नहीं करता, मैं अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करता। अप्रोच मेरी क्या है, अप्रोच हमारे पास है रिन, अप्रोच हमारे पास है रिन, ठीक है। तो रिन हमारे पास क्या है, रिन को मैंने माना कि मेरे पास यहाँ पर हमने ये मान लिया कि हमारे पास इस तरीके से, मैं पहले वाले को लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट वाले को फर्स्टली सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद सेकंड पर आएंगे। तो मैंने माना कि मेरे पास इस तरीके से एक ए, ए ऐसे है और इस पे चार्ज प्लस क्यू है और मुझे इस सेंटर पे निकालना है ना। तो भैया एक सेंटर पे इस वजह से ही होगा, खुद ही की जो ये चार्ज है इसकी वजह से ही खुद खुद ही आ जाएगा। तो एक मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय ए। और इसके अलावा एक चीज और है, यहां पर जो दूर सा चार्ज जो हमारे पास है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से भी तो हमारे पास पोटेंशियल आएगी यहाँ पे। अबे आएगी कि नहीं आएगी ये बताओ जल्दी से। तो हमारे पास इस पर अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या पोटेंशियल आ जानी चाहिए, मेरे पास आ जानी चाहिए के क्यू बाय ए, और दूसरे की वजह से जो आ रही होगी वो माइनस के क्यू, क्योंकि माइनस में ही हमारे पास आएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस एस है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो ये मेरे पास वी एम आएगा, वी एम मेरे पास ये रहेगा, समझे कि नहीं समझे? तो वी एम मेरे पास क्या है, इस तरीके से आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं, सिमिलरली अगर हम दूसरे तरफ पहुंच जाए, और इसका हमारे पास जो है रेडियस ए है, ठीक है, ये मैंने माना कि रेडियस ए है, और हम एस डिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास वो दूसरी रिंग है ब्लू वाली, ब्लू वाली ब्लू से ही बना देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। हैं, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये हमारे पास प्लस क्यू है। देखिए प्लस क्यू की वजह से हमारे पास जो वहां पर आएगा वो आएगा के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना, जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया। और इसके अलावा इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से जो आएगा हमारे पास, इसकी वजह से जो आएगा खुद की वजह से, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ के क्यू डिवाइड बाय ए। तो ये मेरे पास है वी एन। क्या बात समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या है, वी एन। और अब मुझे क्या करना है, वी एम माइनस वी एन ही निकालना है, वी एम माइनस वी एन ही निकालना है। तो ठीक है, ये जो हमने काम किया है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। दोनों की हमने निकाल ली वैल्यूज, है ना, दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली यहाँ पर। अब क्या करना है, बस ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वी एम आपके पास क्या आएगा, वी एम यहाँ से लिख दो, वी एम आपके पास है के क्यू डिवाइड बाई ए माइनस ऑफ के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और माइनस करना है तो ये आपके पास आएगा माइनस ऑफ के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और ये आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा के क्यू बाय ए। तो हमारे पास टू आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉमन निकाल रखा है ना,
के क्यू ट्वाइस ऑफ के क्यू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, यही आंसर होना चाहिए। तो ये वन अपॉन ए माइनस तो हमारे पास यहाँ आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। इन दोनों ऑप्शन को तो हमने वैसे ही हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन नीचे वाले दो ऑप्शन में से होगा, और बहुत आसान है। मतलब अब देखिए, अब मैं नीचे वाले ऑप्शंस में मतलब ये और पूरा नहीं करूंगा सॉल्व, मैं फिर करूंगा बस इसी को कि 2 है मेरे पास, के की वैल्यू बात करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो मुझे दिखेगा कि क्या आंसर है, मेरे पास ये कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास आंसर में रहेगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट अगर आपको नहीं दिखता तो आप तुरंत इसको करके देख लीजिए, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। डेट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर है वो ये है। डेट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर है वो ये वैल्यू है। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? किस तरीके से, किस तरीके से क्वेश्चन को हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है शाहनवाज, क्या ये बातें क्लियर हैं माय डियर? ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बहुत काम आती हैं। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बहुत ध्यान आती, मतलब बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, चलिए, आई होप कि चीजें क्लियर है। आगे आते हैं और कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस, बढ़िया पैटर्न्स मैं आपको करवाता हूँ कि किस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे आते हैं। और अब मैं आपको अगर बोलूं कि आपको निकालनी है फाइंड पोटेंशियल एट ओ, वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं। फाइंड पोटेंशियल एट ओ, सुपर पोजिशन। अगर मल्टीपल चार्जेस हमारे पास रहे, अभी हमने दो चार्जेस के बारे में देखा, एक सिंगल चार्ज में देखा, अगर मल्टीपल चार्जेस रहते हैं तो क्या करना है, बस ऐड कर देना आपको। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल एट ओ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके चलते हैं। और ये हमारे पास क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं ए, ये मेरे पास है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालनी है सेंटर पे। सेंट्रोइड कहते हैं इसको, सेंट्रोइड होता है ये, सेंट्रोइड। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये इसको रेडियस लेके यहां से सर्कल बनाने की कोशिश करी, तो ये पूरे के पूरे आपके जो है ना, ये ऐसा सर्कल बन जाता है। ठीक है, ऐसा सर्कल बन जाएगा आपके पास। तो ये आर है, आपको बीच में ये पॉइंट ओ है, इस पर क्या है, निकालनी है कि पोटेंशियल कितनी है। तो देखिए, पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। हमारी एक ही अप्रोच रहती है जिससे हम चीज़ों को करेंगे, और ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो बहुत ही आसान हमारे पास काम हो जाता है। अप्रोच आपको पता ही है, हमने फर्स्ट चैप्टर से अपनी एक अप्रोच सेट कर दी थी कि इस अप्रोच को हम यूज करेंगे, और इस अप्रोच को मैंने कहा था कि इस अप्रोच को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जाएंगे, पर जो चीज हमेशा कायम रहेगी वो रहेगा हमारे पास ये अप्रोच की किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस में अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हम इन क्वेश्चंस में अप्रोचेस को यूज करते हैं, ये हमेशा हमारे पास जो है वो मेंटेन्ड रहेगा। आप ऐसा मान के चलिए। क्या ये बात समझ में आई? अब समझ में आया ये बात? ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास, हमें वीनेट की अगर हम बात करें, तो हमें रिन अप्रोच की मुझे बात करनी है। तो मेरे पास पोटेंशियल जो है वो तीनों की वजह से होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि तीनों की वजह से पोटेंशियल है भाई, वन की वजह से सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, मेरे पास फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, तीनों की वजह से होगा। और हम ये देख रहे हैं कि तीनों का जो डिस्टेंस हमारे पास है सेम ही है, यानी कि के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। तो ये तो मैं अभी लिख के दिखा रहा हूं, बाकी हर बार आप खुद ही समझ जाना कि हमारे पास सेम है। यानी कि आप सीधा लिख सकते थे कि इसका मतलब कि हमारे पास ये 3 क्यू बाय आर है।
डायरेक्टली समझ सकते थे। अच्छा अब बात ये है कि यार ये आर है कितना, ये आर है तो सही, बट ये आर है कितना। अब ये आर को कैसे निकालें, तो ये पहले ही मैंने आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर में भी, बट अगर आप भूल गए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, है ना। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो भूल गए हैं टीचर से, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये बोलें कि ये चलिए मेरे पास सेंट्रॉइड है, इसको मैंने 2:1 पार्ट में बोला, और ये साइड ए मेरे पास थी। मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये मेरे पास हाइट है। मैंने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करिए, इसके अलावा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं √3/4 a²। इस a को इस a से कट कर दीजिए, ये आपके पास यहाँ से कट हो जाएगा, तो h की वैल्यू आपके पास रहेगी √3a/2। ये आपके पास h की वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो h हमारे पास है बेसिकली 2:1 में डिवाइडेड है। h जो हमारे पास है बेसिकली ये 2:1 में हमारे पास क्या है, डिवाइडेड है। तो इसी h को हम लिख सकते हैं ऐसे कि मैंने माना कि 2:1 में डिवाइडेड, तो 2 + 1x इज इक्वल्स टू √3a/2। इसी को मैं लिख सकता हूं कि ये 3x इज इक्वल्स टू √3a डिवाइड बाई 2। और आप इसको कट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू a 2/√3। ठीक है। और अल्टीमेटली जो r की वैल्यू आपको निकालनी है वो r आपके पास क्या है, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक ही तो r था हमारे पास भाई, यहां से लेकर यहां तक ही तो हम r को यूज कर रहे थे, तो r आपके पास 2x के बराबर है। और r अगर आपके पास 2x के बराबर है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × a/2√3। ये और ये कट हो जाएगा, तो आपके पास r की वैल्यू आएगी a/√3। ठीक है, a/√3। बस इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि वी नेट इज इक्वल्स टू 3k³ डिवाइड बाय r की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपके पास रहेगा a, और √3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 3√3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा वी नेट का। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारे पास है कि अगर इस तरीके से ट्राइंगल हमारे पास रहेगा, तो पहला पार्ट मैंने ले लिया कि ट्राइंगल अगर हमारे पास रहता है तो कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर सेम चार्जेस हमारे पास है, ट्राइंगल अगर रहेगा तो कैसे आप निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई इसी तरीके से अगर हमने ये मान लिया कि हमारे पास ट्राइंगल ना आके हमारे पास कोई और दूसरी चीज आ गई, मैंने लिया कि मेरे पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर आ गया, और वही है फाइंड करना है आपको पोटेंशियल एट स्क्वायर आ गया, आपको फाइंड करनी है पोटेंशियल एट ओ। ये ओ है, चार्ज वही हमारे पास क्यू 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 क्यू। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए हमारे पास यहाँ पर तो अब आप समझ ही चुके हैं, तो फिर हमें इतना टाइम लगेगा नहीं। अगर मुझे वी नेट निकालना है तो मेरे पास सबकी चार चार की वजह से आएगा, मैं बोल दूंगा 4 की वजह से जो आ रहा है KQ/R रहेगा। अगर मुझे वी नेट निकालना है एट ओ पर, तो मेरे पास क्या रहेगा, 4 की वजह से KQ/R हो जाएगा। अब ये जो R की वैल्यू आपके पास है, देखिए R आपके पास क्या है, R आपके पास रहेगा √2a आपके पास पूरा होगा, मतलब ये अगर मेरे पास a है, ये अगर a है, ये अगर a है, ये अगर a है, तो पूरा क्या होगा आपके पास √2 आएगा। √2a डिवाइड बाई 2 आपके पास रहता है, यानी कि हमारे पास होता है a/√2। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू रखनी है, तो इसी को आप अगर रख देंगे तो आपके पास वी नेट की वैल्यू आ जाएगी कि वी नेट आपके पास हो जाएगा 4KQ, और R की वैल्यू आपको रखनी है a,
और ऊपर √2 आएगा, तो इसको इधर करिए, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 4√2 KQ/A। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ जाएगी, सिंपल से, सिंपल सा। अच्छा, अब अगर स्क्वायर ना होके हमारे पास कोई दूसरी चीज होती तो क्या हो जाता? कि मैंने कहा कि स्क्वायर नहीं है, अब हमारे पास कोई दूसरी चीज आ गई। दूसरी चीज क्या आ गई? दूसरी चीज मैंने आपको बोली कि हमारे पास अगर हेक्सागन होता, तो सोचने का तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद कर सकेंगे। क्या है यार, मच्छर यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है। चलिए, सी पार्ट, अगर मेरे पास हेक्सागन रहा, हेक्सागन, तो हेक्सागन में हमें क्या करना है, फाइंड करनी है पोटेंशियल एटो, फाइंड पोटेंशियल एटो। हेक्सागन हमारे पास है और हमें पोटेंशियल निकालनी है ऊपर। ठीक है, तो देखिए, चार्जेस हमने मान रखे हैं क्यू 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 लग रहे हैं हमारे पास। साइड हमारे पास ए है, सेंटर पे ओ है। तो ये जो सेंटर पे ओ है ना आपके पास, आपको ये समझना है कि सेंटर पे ओ क्या है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास ओ है। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो ओ हमारे पास है, एक्चुअली है इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे बनते हैं हेक्सागन में। हेक्सागन का मतलब ये है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हेक्सागन इज इक्वल्स टू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कितने कितने आएंगे हमारे पास? पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 के 6 हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालनी है ओ पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वी नेट का मतलब मेरे पास कितना होगा, 6 होगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, के क्यू डिवाइड बाय जो मेरे पास बीच का डिस्टेंस है आर। अच्छा, अगर इक्विलेटर ट्रायंगल ही है, जैसे मैंने कहा कि ये तो सारे के सारे इक्विलेटर ट्रायंगल चल रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे पास आर जो होगा वो ए के बराबर ही होगा। तो ए के अगर बराबर है तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, इसको मैं इतना क्यों 2 स्टेप में लिखूं, मैं इसे सीधा का सीधा लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा, KQ/A होगा। क्या बात समझ में आई? यानी पोटेंशियल निकालना तो बहुत ही आसान काम है, इससे आसान काम कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल निकालने से आसान काम कुछ भी नहीं है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, पोटेंशियल निकालना बड़े आसान काम है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? अब अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर कैसे चीजों को निकाला जाता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं से। यहाँ से फिर मुझे कुछ रिलेशंस बताने हैं। अब आपको काफी सारी चीजें पता लग गई, अब नाउ आप रिलैक्स्ड हैं, तो रिलैक्स्ड हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है वो रिलेशनशिप बिटवीन, हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपके पास इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहती है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं बोल रहा हूँ तो हमारे पास ई। सिंपल सा सबसे पहला रिलेशन आपके पास होता है कि डीवी बाई डी आर जो होता है आपके पास, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके लिए होती है डेट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इस वाली टर्म को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो टर्म है ना, इस टर्म को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए जब भी आर से डिवाइड होता है तो हम उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गई है तो इसको एक पर्सन ऐसे भी लिख सकता है कि dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। और मैं कहूंगा कि अगर पोटेंशियल आपको निकालनी है, अल्टीमेटली dv का ही इंटीग्रेशन करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, लिख सकते हैं ना। और अगर ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में ना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं कि वेद v इज इक्वल्स टू ई डी। डिस्टेंस अगर डायरेक्टली दे रखा होगा तो हम ऐसे लिख देंगे माइनस साइन। आप माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास उस डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज होती है। अभी बताता हूं क्या है। और इस फॉर्मूला को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। मैं बोलता हूं कि आपको आप ऐसे याद करके रख सकते हैं वेद। भाई एक हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी किताब है, वो वेद कहा जाता है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास वेदों की बुक होती है, ऐसे आप याद कर सकते हैं वेद। v इज इक्वल्स टू ए डी। अब ये जो माइनस साइन शो कर रहा है, इस माइनस साइन को समझते हैं कि माइनस साइन एक्चुअली क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आप जानते हैं कि इट विल गोज अवे फ्रॉम दी चार्जेस। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, अवे फ्रॉम दी चार्जेस जाएगी। इस तरीके से हमारे पास दूर 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 क्या है हमारे पास जा रही है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया Q। हमारे पास इस P पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो VP मेरे पास कुछ पोटेंशियल होगी। देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मेरे पास रहेगी। ठीक है, मैं इसमें एक मेथड यूज करता हूं जिसको मैं कहता हूं कि आप मान लीजिए लेट कर लीजिए कि आपके पास भाई पास में तो ज्यादा होगी वैल्यू, तो मैं बोलता हूं कि आप इसको मान लीजिए कि +100 वैल्यू है और ये जो दूर वैल्यू है आप इसको मान लीजिए कि +50 है। भाई वैल्यू हमारे पास डिक्रीज ही हो रही है, उस चीज को आप समझिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वीपी माइनस वीक्यू बताइए, तो वीपी माइनस वीक्यू आपके पास पॉजिटिव होगा। और आपसे कोई पूछे कि वीक्यू माइनस वीपी निकालिए, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास नेगेटिव होगा। वीक्यू माइनस वीपी पूछेगा तो नेगेटिव होगा, वीपी माइनस वीक्यू पूछेगा तो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस साइड पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ जा रही है अगर, तो इस साइड आपकी पोटेंशियल क्या है, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन एक्चुअली उसको शो कर रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर नेगेटिव में भी ऐसा होगा कि भाई नेगेटिव चार्ज में देख लीजिए आप। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज आपके पास कुछ ऐसा होता है। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इसमें भी 2 पॉइंट ले लो आप, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q। 2 पॉइंट आपने ले लिए, P और Q पॉइंट आपने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास ये जो VP है, इसको मैंने कहा कि भाई नेगेटिव है तो आप इसे -100 लेके चलिए। ठीक है, -100 वोल्ट। और ये जो VQ आपके पास है, इसको आप मान लीजिए कि -50 वोल्ट, मतलब दूर जा रहे हैं तो हमारे पास ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसे जा रही है और ये माइनस, हमारे पास माइनस नंबर क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है ना। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो यहाँ पे हमारे ऐसे कह सकते हैं पोटेंशियल हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो रही है।
आई होप कि ये बातें समझ में आ गई ही है। एक मिनट रुकिए, क्या ये बातें क्लियर हैं जी? जल्दी बताइए। ठीक है, विशाल कुमार पांडे, इतनी बातें समझ में आ गई है? सुहास, प्रवीण, आई होप कि ये सारी की सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हैं। तो अब जो मैंने आपको चीजें सिखाई है उस चीज का यूज करते हैं क्वेश्चन में। जेई मेंस का पीवाईक्यू है, आपको दे रखा है कि इफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, जो फॉर्मुलाज रहते हैं ना, ये फॉर्मुलाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इक्वेशन दी हुई है तो आपको इक्वेशन में या तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना तो मतलब दिमाग में आप सोच ही सकते हैं। तो हमारे पास देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर आपके पास होता है। तो उसी चीज को यहाँ पे सोचेंगे। आपके पास देखिए पोटेंशियल दे रखा है और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगी। देखिए पूछता जो है ना, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां से वहां कैसे पहुंचते हैं, तो एक बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमारे पास माइनस डीवी बाई डी आर होता है। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है तू तो। और v आपके पास क्या है, 3x² है। तो ये जो ए आर स्क्वायर है, इस r को ऐसे ना लिख के हम x लिख लेते हैं, माइनस डीवी बाई डी एक्स, बात वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, सिंस ये हमारे पास होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं इक्वेशन बोलूंगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, -6x आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास पोटेंशियल भी आ गई, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। और अब आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, अगर मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है, एट पॉइंट हमारे पास क्या है 1,0,3। इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, ये z का कोऑर्डिनेट। दैट मींस कि मुझे क्या करना है, x का कोऑर्डिनेट ही डालना है। x का कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 है, तो x का कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास 1 है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे बोल सकता हूं कि मेरे पास -6 आ गई। -6 कितनी, -6 हमारे पास इसी में वोल्ट पर मीटर हम ऐसे लेके चल सकते हैं ना, नहीं तो न्यूटन पर कूलम लिखते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गई, -6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब एक और चीज समझेंगे। अब आंसर्स को देखेंगे और आंसर्स के हिसाब से देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे पास पहले के पहले क्या है, कट हो गए। ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास क्या हुए, ये दोनों ऑप्शंस को तो आप ऐसे कट कर देंगे। अगले ऑप्शंस पे नजर मारेंगे, आपके पास है 6 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और 6 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो आपको पता लगा कि आपके पास नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये आपके पास ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या हुआ, करेक्ट हो गया। 4 टिक हमने लगा दिए, +4 मार्क्स आपको मिल गए। 4 टिक हमने लगा दिए, +4 मार्क्स आपको मिल गए। एक मेरा स्टूडेंट था, वो कह रहा था कि सर मैं 4 टिक लगाता हूँ तभी 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझे? अबे जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इन बातों के? ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर आपको कोई ये बोल दे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ऐसे ही कोई रैंडमली, अभी हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला दे रखा था, पोटेंशियल की इक्वेशन दे रखी थी, अगर मैं बोलूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बोल दे के बोले कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2x² प्लस ऑफ 3x दे दे, और बोले देन फाइंड v, है ना, पोटेंशियल बोल दे कि पोटेंशियल निकालिए, और वो भी बोले कि फ्रॉम 0 to 1 मीटर, देन फाइंड v फ्रॉम 0 to 1 मीटर। आपके पास की 0 से 1 मीटर तक अगर हम मूव करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में कैलकुलेट होती है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, आपको सबसे पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो तो आपके दिमाग में ये सेट हो जानी चाहिए। इसको आप ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखेंगे। आप फिर फॉर्मूला सोचेंगे कि फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। फॉर्मूला आपने सोचा कि -dv/dr आपके पास होता है, बट आपको तो v की वैल्यू निकालनी है। तो v का मतलब आपके पास होगा कि माइनस इंटीग्रेट आपको करना है E.dr, और कहां से कहां तक करना है, आपको 0 से 1 तक करना है। क्या ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपको यहाँ पे रखना माइनस, और ये आपको रखना है 2x² डॉट डी एक्स प्लस, मैंने यहाँ पे रखा, या एक साथ कर दें,
कैसे भी करेंगे वैल्यू आपके पास सेम ही आनी है, ठीक है। एक साथ कर दो, या तो मेरे पास ये है 2x² प्लस 3x dx, और ये कहाँ से चल रहा है, 0 से 1 तक चल रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या रहेगी, पोटेंशियल आपके पास रहेगी 2x³ बाय 3 प्लस 3x² डिवाइड बाय 2, ये रहेगा 1 और 0। 1 और 0 आप पुट कर देंगे, माइनस साइन आगे चल रहा है, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस साइन मैंने आगे ही रख रखा है, और जो 0 हम वैल्यू डाल रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस साइन को तो आगे ही रखो और वैल्यूज डालो। तो आपके पास आ जाएगी 2/3 प्लस 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा -6, 9 प्लस 4 13, तो -13/6। वोल्टेज निकाल रहे हो तो वोल्ट आ जाएगा, तो -13/6 वोल्ट आपके पास आ जाएगी। क्या ये आ रही है, क्या ये आ रही है? चलिए, अगर ये आ रही है तो बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक बार पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, है ना, उसको भी समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकाली जाती है। ओके, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, एक पॉइंट आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखिए पहले, फिर इसके बाद दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास दे रखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास हैं, 3 एंड -2 into 10 to the power of -8 coulomb are located at 15 coulomb apart. At what point on the line joining the two charges in the electric potential zero आपके पास कहाँ हो जाएगी? तो हमारे पास ये एक पैटर्न है जहां पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जीरो कहां पर होगी, ठीक है। ये वो वाला पार्ट है जहां पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो अल्टीमेटली हमारे पास कहां पर आ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हमने सबसे पहले ये माना कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। हमने सबसे पहले माना कि हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं। एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे। इस चार्ज की वैल्यू मैंने रखी 3 × 10⁻⁸ कूलम। इस चार्ज की वैल्यू मैंने रखी -2 × 10⁻⁸ कूलम। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन हमारे पास है वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन। देखिए एक किस पे पूछ रहा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस तो हमारे पास है, तो इसी पर आपको निकालना है कि पोटेंशियल जीरो कहां पर होगी। तो देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। नॉर्मली हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हमारे पास है ना एक ही पॉइंट आता था, बट पोटेंशियल के केस में आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं, 2 पॉइंट आएंगे यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कहीं बीच में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वजह से इस तरफ से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगी और इस तरफ से आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल आएगी, है ना। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो यही हम देखते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूसरी तरफ से डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 15 - x, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल निकालनी है कि वीपी पर पोटेंशियल जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट साइड से जो पोटेंशियल आ रही होगी वो राइट साइड से जो पोटेंशियल मेरे पास आ रही है, उन्हीं दोनों का सम ही तो मेरे पास जीरो है। तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट की पोटेंशियल लेफ्ट वाली पोटेंशियल को कट कर रही है। तो इसकी ऐसे अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन को, तो मुझे ना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की टेंशन नहीं है। तो मेरे पास आएगा KQ1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू KQ2 डिवाइड बाई 15 - x। अच्छा, k और k भी आपके पास यहाँ से कट चुका है, और 10⁻⁸ की भी आपको कोई टेंशन है नहीं। तो आपके पास कितना आएगा, 3/x इज इक्वल टू 2/15 - x। आई होप ये चीज समझ में आई कि मैंने 10⁻⁸ को भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है, तो आपके पास आएगा 15 × 3 = 45 -3x इज इक्वल टू 2x। आपके पास 45 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आपके पास आएगा x। इसको कट करिए, आपके पास आ जाएगा 9, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई 9।
एक्स की वैल्यू आपके पास है 9 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 9 सेंटीमीटर कहाँ से है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये 9 सेंटीमीटर है फ्रॉम, क्योंकि आंसर में आप देखेंगे जब एमसीक्यू आंसर्स आते हैं तो आपको ना यहां से बोलेगा फिर यहां से बोलेगा, मतलब आंसर निकालने के बाद भी टेंशन रहेगी। तो 9 सेंटीमीटर आपके पास है फ्रॉम Q1, Q1 से आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज देखिए कि हमारे पास जो स्मॉलर चार्ज है बेसिकली उसके पास होगा। 15 सेंटीमीटर में से 9 सेंटीमीटर यहां पर आ गए, तो यहां पर कितने सेंटीमीटर हमारे पास बचे हैं, 6 सेंटीमीटर बचे हैं। तो ज्यादा क्लोज किसके है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्लोज हमेशा स्मॉलर वाले के पास रहेगा। तो ये हमारे पास है कि एक पॉइंट तो यहां पर आ रहा है। अच्छा, पोटेंशियल में एक काम और है कि यहीं पर हमारे पास काम खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। आपके पास एक पॉइंट तो बीच में आ गया, इसके अलावा एक पॉइंट आप और देखेंगे कि अगर मैं यहां पर आता हूं तो इस पर पोटेंशियल मेरे पास पॉजिटिव आएगी और इसकी वजह से पोटेंशियल मेरे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। बट यहां पर डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, ये छोटा मतलब बड़ा चार्ज है। तो एक पॉइंट आपके पास और आएगा, जिस पॉइंट को मैं इस साइड लिख रहा हूं कि मैंने बोला कि मेरे पास है एम पॉइंट। एम पॉइंट आप याद करके रखेंगे, मनोज सर ने ये कहा था एम पॉइंट, एक पी पॉइंट हमारे पास हो गया और एक एम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। एम पॉइंट आपके पास है कि जो छोटे वाला है ना, हम उसके पास पहुंच गए, छोटे वाले के पास पहुंच गए कि छोटे वाले के पास क्या हो रहा है। तो मैं छोटे वाले के पास पहुंच गया। मनोज सर से याद करके रखना है कि मनोज सर ने कहा था कि पोटेंशियल वाले केस में 2 हमारे पास आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये कहा कि हम अगर इस एम पॉइंट पर है तो इस एम पॉइंट पर भी क्या होगा, पॉजिटिव वाले की वजह से हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वाले की वजह से पॉजिटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव वाले की वजह से नेगेटिव वैल्यू आपके पास आएगी। और अल्टीमेटली यहां पर भी हमारे पास जो है पोटेंशियल जीरो हो रही होगी। वहां पर भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल जो है जीरो हो रही होगी। तो ये तो केस 1 तो आपको समझ में आ गया। केस 2 के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ, बिकॉज केस 2 अगर इसके साथ ही मिक्स कर देता हूँ तो कई बार बच्चों को समझने में टेंशन रहती है। तो हमारे पास तो औजार हैं और औजार का ही यूज करते हुए हम तुरंत ही बना देते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। मैंने कहा कि हमारे पास इस तरीके से पॉइंट्स हैं और वैल्यूज हम यहाँ पर, इसको Q1 ले लीजिए, ये Q2 ले लीजिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। और मैंने आपको कहा कि अब आप आगे बढ़ जाइए और आप इस एम पॉइंट पर हैं, ठीक है। और पॉजिटिव पॉइंट की वजह से पॉजिटिव आपके पास आ रही है। देखिए, मैं एक चीज मान के रखूंगा कि मैंने पहले वाला आंसर अगर पॉजिटिव वाले से निकाला था तो दूसरे वाले आंसर को भी मैं पॉजिटिव से निकालूंगा। यहां से मैं लेके चलूंगा ये एक्स है, ठीक है। और यहां से आप इसको मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ठीक है भाई। हमारे पास ये कितना रहेगा भाई, x-15 हो जाएगा ये। अगर उसको मैंने x मान लिया तो मेरे पास वो x-15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही है कि भाई मेरे पास जो वैल्यूज अगर आ रही है तो Q1 की वजह से है ना, वीपी वी एम मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जीरो है अब की बार। इस वाले केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वी एम आपके पास जीरो है। आप बोल सकते हैं वी Q1 की वजह से जो आ रहा होगा वो वी Q2 को कैंसिल आउट कर रहा होगा। इतना सिंपल है, लिखने का तरीका देखिए कि मैंने बोला वी एम पर जीरो है, किसकी वजह से जीरो है, Q1 और Q2 की वजह से जीरो है। तो Q1 और Q2 की पोटेंशियल आपके पास एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जल्दी बताइए क्या बात क्लियर। अब आपके पास यहां पे आप लिख सकते हैं इसको KQ1 डिवाइडेड बाय KQ1 डिवाइड बाय एक्स, Q1 की वजह से। इसको आप लिख सकते हैं KQ2 डिवाइड बाय x-15। के और के आपके पास कट गया। Q1 की जो वैल्यू है देखिए, Q1 10⁻⁻8 को तो हम लिख नहीं रहे हैं, तो आपके पास आएगी 3/x इज इक्वल्स टू, आपके पास दूसरा चार्ज है 2 और ये आएगा x-15। मल्टीप्लाई करिए 3x-45 इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि x आपके पास आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। दोनों ही इसके आंसर्स हैं। अच्छा, ये x इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर जो है ये कहाँ से है, ये फ्रॉम Q1 ही है, फ्रॉम Q1 ही हमने निकाला है। तो ये दोनों आंसर्स हैं और एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल के केस में हम 2 पॉइंट्स यहां पे फाइंड आउट करते हैं, तो ये नोट बना के लिखिए। इन केस ऑफ पोटेंशियल
in case of potential at 0, we consider 2 points. अप्रोच तो वही है हमारी रिन वाली, फॉर्मूला याद रखना है, के क्यू बाई एक्स फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, अप्रोच हमारे पास वही है रिन वाली, और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपके पास क्या है। अब ये है बच्चों वाला खेल, मैंने आपको पहले भी क्या कराया, एक शॉर्टकट ट्रिक कराई है, इसी के लिए शॉर्टकट ट्रिक आप याद करिए भाई। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, ये जो पॉइंट्स एट जीरो वाली वैल्यू जो रहती है, इसको देखिए। अगर मुझे मैं इस शॉर्टकट को ये कह देता हूँ कि शॉर्टकट हमारे पास कौन सा है, ये पॉइंट वेयर वैल्यू इज जीरो, है ना, वेयर वैल्यू इज जीरो की बात हो रही है। तो आपके पास देखिए, सबसे पहला आपके पास हमने फोर्स फोर्स में देखा था कि फोर्स में कैसे आप निकालेंगे। फोर्स में याद है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही तरीके से चलता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही तरीके से हमारे पास चलता है, एक ही ट्रिक लगती है। वो ट्रिक हमारे पास क्या थी, आपको मैंने बोला था कि भाई आप रखेंगे R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट बाई Q1/Q2। अगर मैंने बोला कि ये आपके पास एक चार्ज है Q1, ये वाला आपके पास चार्ज है Q2, और कहीं P पॉइंट आपके पास है, यहाँ पे आपके पास फोर्स जीरो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ से आपको क्या लेके चलना है, यहाँ से आप इसका डिस्टेंस देखेंगे ये R1 है, दूसरे का डिस्टेंस देखेंगे R2 है, बस सीधा क्या है आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास बीच में ही वैल्यू आ जाए, है ना भाई, जरूरी थोड़ी ना कि बीच में वैल्यू आ जाए। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू आपके पास यहाँ ना आके आपके पास, भाई यहाँ ना आके ये वैल्यू आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ नहीं आई वैल्यू हमारे पास, और वैल्यू कहाँ आ गई आपके पास आगे, यहाँ पर आपके पास आ गई P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो P पॉइंट पर अगर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, ये वैल्यू रहेगी R1, और यहाँ से Q2 की हम बात करेंगे तो Q2 पे वैल्यू क्या रहेगी R2। ठीक है, देखिए दोबारा से वही है कि मैं Q1 से जो वैल्यू ले रहा हूँ P पॉइंट के लिए, Q1 से जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ P पॉइंट के लिए, वो आपके पास R1 है, और Q2 के लिए जो आप ले रहे हैं वो आपके पास R2 है, वो हमने ले लिया यहाँ पे। और अब इस पॉइंट पर बेसिकली हम क्या कह रहे थे, इसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू चल रही है, और इसी पॉइंट पे फोर्स क्या है आपके पास जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, ठीक है, फोर्स जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, जीरो है। सेकंड चीज की अगर मैं बात करूं, सेकंड हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल के लिए मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यही केस क्या होता है, यही केस होता है R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट नहीं आएगा, सिंपली Q1/Q2। तो क्योंकि आप देखते हैं फॉर्मूले में ही स्क्वायर नहीं है, तो फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं तो आप रूट क्यों करेंगे, है ना, फॉर्मूले में ही स्क्वायर नहीं है तो आप रूट क्यों करेंगे, कुछ रूट नहीं करना। अच्छा, यही मतलब ये जो डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम तो यही रहेंगे, डायग्राम तो इतने मतलब सदाबहार हैं कि डायग्राम्स आपके पास यही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल जीरो तभी होगी जब आपके पास अपोजिट चार्जेस होंगे, पोटेंशियल जीरो तभी होगी जब ये अपोजिट चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस पे पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन चीजों का अगर आप डायरेक्टली यूज कर लें तो आपका जो आंसर है वो काफी फास्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी तब होती है जब हमारे पास सिमिलर चार्जेस रहते हैं, तभी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। अगर अलग अलग मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्जेस रहेंगे तो हमारे पास इधर आएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हमारे पास रहेंगे तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, या तो ये हो जाएगा, या तो इस तरफ भी हमारे पास हो सकता है। दूसरी तरफ बना देते हैं इसको।
ठीक है, सेम ही वही रहेगा, मतलब यहाँ पे ही हम जो निकाल रहे हैं वैल्यू वही है हमारे पास। अच्छा, ये ऊपर वाला केस कब आएगा और नीचे वाला केस कब आएगा? ऊपर वाला केस कब आएगा और नीचे वाला केस कब आएगा भाई? ऊपर वाला केस हमारे पास तब आएगा जब हम बात करेंगे कि हमारे पास मॉड ऑफ Q2, मतलब ये तब रहेगा जब हमारे पास मॉड ऑफ Q2 जो होगा वो छोटा होगा, मतलब ये स्मॉलर चार्ज है, ऐसे मान सकता हूँ, ये अगर स्मॉलर चार्ज है तो रहेगा। और अगर ये स्मॉलर चार्ज है तो यहाँ रहेगा। हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास रहेगा। आप ऐसा मान लीजिए हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास रहेगा। ठीक है, बस यही हमें करना था आज की क्लास में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने खत्म कर लिया है। नाउ अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका एक होमवर्क है, आपका एक होमवर्क है, आपका होमवर्क ये है कि सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के क्वेश्चंस को मत करना, अभी सिर्फ इसी का काम करना है। सेकंड आपके पास है कि आपको वही सॉल्व करना है, डीएसए जो है, डेली सेल्फ एनालाइजर जो रहता है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, सो बस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और कल हम पढ़ेंगे